जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुँचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन ख़त्म होने से पहले मैं छालदा पहुँच जाऊँगा और वहाँ से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। छालदा से नीमा गांव के लिए बस ही पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले तो मेरे पिताजी खुद ही आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। साए साए हवाएं चल रहे थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कन्फ्यूज़न के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं शायद उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो कोई भी और सुविधा नहीं पहुंची थी, या फिर उस वक्त शायद बिजली वहां थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुज़र एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर से किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद मुझसे बोल पड़ा। लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़े होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं सकता, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई 40 से 45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी हिस्सा पार किया। मैं उसके करियर पर संभल कर बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल के खड़खड़ की आवाज़ ना जाने कहाँ तक पहुँच रहे थे। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है।
आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस भी आपको नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे ये बस भी मिल जाएगी, और मेरी वजह से आपने कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो केवल बस 3 घंटे ही के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंच रहे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो सब भी अब गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरीके से शायद जाना पहचाना ही था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए समान हो। तुम भूत के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया ना? मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। हाँ, पर बस यहाँ तो कहाँ है? मुझे बस दिख नहीं रही। मेरे इतना कहने की ही देरी थी कि बस की आवाज़ तेजी से मेरे करीब आई, और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज़ के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज़ थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और ना ही उसके बाहर। बस में हेडलाइट्स तक नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ज़माने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में शायद आज भी इस तरह की बसें चलती होंगी, जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले ही कर चुकी है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही मैं देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं चुपचाप बस के ऊपर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से करीब देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस ज़ोर ज़ोर से हिलती हुई चली जा रहे थे, या फिर असल में देखा जाए तो बस सिर्फ रेंग रहे थे। उसकी गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट्स तक ना हो, वो आपको अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचा दे, बस गनीमत ही समझ लेना।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बस अब तक चल कैसे रही है। सीट पर बैठे हुए फिर से मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज होकर लौट भी गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या कहा और क्या सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो भी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर की इस शोर में शायद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद सारे लोग सो चुके होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर एक लालटेन जलाए हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी उस लालटेन की रोशनी में मुझे बस के अंदर का थोड़ा बहुत नज़र आया। बस के अंदर जितनी भी सीटें थीं सबके ऊपर बस कंकाल भरे पड़े थे, मानव कंकाल, जैसे वो लोग सीट पर टिक कर बैठे हुए हों। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जिंदा हों, कंकाल होकर भी। कंडक्टर का भी पूरा शरीर जैसे कंकाल का था, बस उसके चेहरे और आधे शरीर में ही चमड़ी थी। कंडक्टर चलता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। खैर, कंडक्टर चलता चलता मेरे करीब आया और उसने अपने कंकाल नुमा हाथ को मेरे कंधे पर रख कर कहा, नीमा गांव यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है। हम आपको यहीं तक उतार सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बस रुकी। कंडक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं दौड़ता हुआ बस से गिरता पड़ता बाहर निकला और फिर भागता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं भागते भागते एक बार पीछे मुड़ा और उस बस की तरफ देखने की कोशिश की, मगर तब तक वो बस गायब हो चुकी थी। मुझे और भी डर लगने लगा। मैं जैसे तैसे भागता भागता गिरता पड़ता नीमा गांव पहुंचा। मेरा दूसरा अंदाजा ही सही था। लड़के वाले अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ट्रेन लेट रही होगी। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपनी फूली हुई सांसों के साथ उनके पास पहुंचा और फिर मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बस कई सालों से इस रूट पर रात के वक्त चलती रहती है। लोगों का कहना है कि वो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है और कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइकिल वाला भी शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ था, या फिर शायद वो कोई इंसान था। मुझे कोई आइडिया नहीं है।
मगर वो जो कुछ भी था वो बड़ा ही डरावना था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मोबाइल की रिंग बजती है। नताशा फोन उठाती है। दूसरी तरफ से सौरभ कहता है, नताशा तुम फौरन राम टेकरी पहुंचाओ और हाँ, साथ में मेरा वो टूल बैग्स भी लेकर आना। इस पर नताशा कहती है, ओके सर, क्या खुदाई में कुछ मिला है क्या? तो इस पर सौरभ कहता है, वो सब तुम्हें यहाँ आने पर पता चल जाएगा। हाँ, तुम अपने उस स्टूपिड दोस्त को यहाँ पर मत लेकर आना। नताशा नाक सड़ाते हुए कहती है, आपसे कितनी बार कहा है सर कि निखिल मेरा दोस्त नहीं है, वो बस ऐसे ही है। तो इस पर सौरभ कहता है, ओके जो भी हो, ये निखिल पुराण बंद करो और जल्दी आओ, और हाँ, वो टूल बॉक्स लेकर आना। जिसके बाद इतना कहकर सौरभ फोन कट कर देता है। उधर नताशा गुस्से में नाक फुलाती हुई बैग लेकर गाड़ी में बड़बड़ाती हुई बैठी और कुछ ही देर में गाड़ी सीधी राम टेकरी पहुंचती है। नताशा वहीं गुस्से से लाल होकर गाड़ी से उतरती है। सौरभ नताशा के तेवर देखकर समझ जाता है कि उसकी बातों का असर हुआ है। सौरभ नताशा की तरफ बढ़ता है। नताशा बैग सौरभ के हाथ में थमा अपना मुंह फुला लेती है। सौरभ गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ मजाकिया अंदाज में कहता है, वो तुम्हारा बेवकूफ़ दोस्त नहीं आया, अच्छा हुआ। सौरभ जानबूझकर नताशा को इस तरह परेशान करता ही रहता था क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में तो हंसी मजाक चलती ही है। तभी सौरभ नताशा से कहता है, हमें खुदाई में एक पुराना ताबूत मिला है। सौरभ ताबूत की ओर इशारा करता हुआ कहता है, नताशा और सौरभ पुरातत्व विभाग में कार्यरत हैं और राम टेकरी एक रिसर्च के लिए आए थे। कुछ पुरानी किताबों में राम टेकरी में कुछ प्राचीन अवशेषों के पाए जाने की बात लिखी थी। उस दिन की पुष्टि करने के लिए ही सौरभ और नताशा अपने 10 कर्मचारियों की टीम के साथ वहां आए थे। नताशा मन ही मन सौरभ को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे कहा नहीं। सौरभ भी नताशा की तरफ आकर्षित था, लेकिन दोनों को एक दूसरों को जताना नहीं चाहते थे। इसलिए उनकी बात बात पर सिर्फ बनावटी नोक झोंक ही होती रहती थी, जो दोनों को बहुत अच्छी लगती थी। सौरभ नताशा को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और जब नताशा चिढ़ जाती तो सौरभ किसी तरह उसे मना ही लेता था। राम टेकरी की खुदाई में सौरभ और उसकी टीम को कुछ जानवरों के अवशेष और कुछ आदमियों के अवशेष के साथ एक पुराना ताबूत मिलता है, जो कि शायद कम से कम 2 से 3 हजार साल पुराना लगता था। सौरभ और उसकी टीम ने उस ताबूत को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुला ही नहीं। इसलिए सौरभ ने अपना बैग मंगाया था। उस बैग में पौराणिक ताबूत, ताले, इन सबको खोलने के कुछ औजार थे। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन ताबूत फिर भी नहीं खुला। तभी नताशा की नज़र उस ताबूत के निचले भाग पर पड़ी, जहां एक पत्र के साथ चाबी उस ताबूत में फूट की हुई थी। तभी नताशा बोली, सर ये देखिए, वहाँ कुछ है। फिर सौरभ की नज़र भी उस पत्र और चाबी पर पड़ती है। वो पत्र निकाल कर पढ़ना चाहता था, लेकिन वो पत्र संस्कृत भाषा में था। सौरभ फौरन सुधीर को बुलाता है। सुधीर लगभग 18 तरफ की भाषा जानता था। सुधीर पत्र लेकर पढ़ता है, सावधान, कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश मत करना, इसे इसी तरह रहने देना। अगर इसे खोलने की कोशिश की तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ताबूत एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी का है, जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। ये जादूगरनी
नगर के जवान युवकों की बलि चढ़ा उनके खून को अभिमंत्रित कर पी जाते थे, जिससे वो हमेशा के लिए जवान रह सके। वहाँ के राजा को जब उसकी इस बात का पता चला तो नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए उस चुड़ैल को जला दिया। लेकिन जलाने के बाद भी वो फिर से चुड़ैल बनकर लौट आई। फिर उस राजा ने राजगुरु की सहायता से उस चुड़ैल को इस ताबूत में बंद कर जमीन के नीचे बहुत ही गहराई में दफन कर दिया। अगर कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगा तो वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी। पत्र में लिखी कहानी सुन नताशा बहुत घबरा जाती है। वो सौरभ से कहती है, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, वरना पता नहीं क्या होगा, इसे वहीं दफना देते हैं। नताशा की बात सुन सौरभ कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो ना, ये सब सिर्फ हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए लिखा जाता है, ताकि कोई भी इन पुरानी चीज़ों को खोज ना सके। तभी अचानक ही वहाँ जोर की हवाएं चलने लगती हैं और अंधेरा सा होने लगता है। इस तरह अचानक मौसम को बदलते देख नताशा और भी घबरा जाती है और बाकी के लोग भी डर जाते हैं। वो भी सौरभ को ताबूत को वापस से दफनाने को कहते हैं, लेकिन सौरभ अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी अचानक वो ताबूत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। उस ताबूत को इस तरह से हिलता देख सौरभ भी अब थोड़ा घबरा चुका था। अचानक ज़ोर से बिजलियां चमकने लगती हैं और ताबूत के ज़ोर से हिलने के बाद अचानक से ही ताबूत खुल जाता है। वहाँ खड़े कर्मचारी घबरा जाते हैं और घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उस ताबूत में से एक भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल निकलती है, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना, आंखें अंदर धसी हुई, आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद और बहुत ही डरावनी, बड़े बड़े दांत और भी भयानक लग रहे थे। अब तो सौरभ भी बहुत डर गया था और नताशा तो उसे देख बेहोश ही हो गई थी। सौरभ अपने बैग में से बंदूक निकालता है और उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस चुड़ैल पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता। सौरभ नताशा को संभालता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी अपनी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे थे। वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे हवा में लहराती हुई जाती है। तब वहाँ से भागने वाले एक कर्मचारी के वो सामने चुड़ैल आ जाती है। वो बेचारा डर से घबरा जाता है और चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी वो भयानक हंसी दिल दहला देने वाली थी। कर्मचारी सभी के सभी बहुत ही डर गए थे। उन सभी कर्मचारियों के पीछे पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है। उसे देखते ही वो कर्मचारी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो चुड़ैल उस कर्मचारी की सांसें खींच लेती है। बहुत ही डरावना नज़ारा था वो। उधर कुछ ही देर में नताशा को होश आ जाता है और वो डर के मारे घबराने लगती है। इतने में ही सुधीर, जिसके हाथ में अभी भी वो पत्र था, वो उस पत्र को पलटकर उसकी दूसरी तरफ देखकर संस्कृत में कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसकी बड़बड़ाहट तेज होते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लग जाती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल जैसे उस ताबूत में खींची चली जा रही थी। सुधीर वो मंत्र पढ़ता ही रहता है और फिर धीरे धीरे वो चुड़ैल उस ताबूत में जाकर जैसे अपने आप ही लेट जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर उस ताबूत को बंद कर देते हैं और फिर उसे वैसे ही ज़मीन के नीचे दफना देते हैं।